राइट, वी आर बैक। तो आज हम थोड़ा जल्दी उठे हैं यूजुअल टाइम से। यूजुअली मैं 4 बजे उठता हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी कुछ काम था मॉर्निंग में, इसीलिए आज मैं उठा हूँ 3 बजे, 3:15 बजे टू बी एग्जैक्ट। और सारा काम ख़त्म करने के बाद अब हम लोग 5:30 बजे करीबन निकलेंगे जिम के लिए। अभी बज रहे हैं 5:20। ठीक है। और आज करने वाले हम लोग चेस्ट और शोल्डर्स। मैं क्या सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम की तरह इस बार भी मैं चेस्ट में 3 एक्सरसाइज लगाऊंगा, और हर तीनों एक्सरसाइज के अंदर 3 सेट रहेंगे, जिसमें हम लोग मैक्सिमम अपना जो फोकस है वो देंगे जब स्ट्रेचिंग हो रही होती है मैक्सिमम उस समय। ठीक है। उसके बाद मैं एक OHP का सेशन करूँगा 3 सेट्स का या फिर 4 सेट्स का, देखते हैं। देन वी विल डू एब्स एंड वी विल कम होम। एक मिनट, वॉक भी तो करनी है हमको 20 मिनट। हाँ, वो भी करना है। तो आज भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था। पहले हम लोग करेंगे डंबल प्रेस इंक्लाइन पे 15 डिग्री या फिर 30 डिग्री इंक्लाइन करीबन, 45 भी रख सकते हैं, देखते हैं। और उसके बाद हम लोग करेंगे मशीन प्रेस। लेकिन अगर मशीन प्रेस खाली हुई तो ही करेंगे, अगर खाली नहीं हुई तो हम करेंगे फ्लाइस। और फ्लाइस करते समय मैं सोच रहा हूँ आज भी मैं पेक डेक पे ही फ्लाई करूँ, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम बहुत अच्छा असर आया था पेक डेक के अंदर फ्लाई करते समय, है ना। और OHP में भी हम लोग आज डंबल से ही करेंगे, क्योंकि डंबल पे मैं मैक्सिमम स्ट्रेच महसूस कर पाता हूँ इंस्टेड ऑफ मशीन्स। मुझे पता नहीं मशीन अप्रोप्रिएट क्यों नहीं लगती है उसके अंदर, जबकि काफ़ी लोग समझते हैं कि उनको मशीन ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आप अपने आप चूज़ करिए, आप दोनों चीज़ करके देखिए, इनफैक्ट आप तीनों चीज़ करके देखिए। आप पहले मशीन करके देखिए शोल्डर प्रेस के लिए, आप डंबल करके देखिए, आप रॉड भी कर सकते हैं शोल्डर प्रेस के लिए। आपको जो भी अच्छा लगता है, जिसमें अच्छी आपको स्ट्रेच आ रहा हो, अच्छा माइंड मसल कनेक्शन आ रहा हो, उसको आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, किसी के लिए भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करनी है ना। आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता है कि हर एक बंदा हर एक बंदे को एक सेट ऑफ एक्सरसाइज अलग एक्सपीरियंस देती है दूसरे बंदे से। मान लो किसी को डंबल कर्ल अच्छे लगते हैं, तो किसी को रॉड वाले कर्ल्स अच्छे लग रहे होंगे, किसी को प्रीचर कर्ल अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो हर एक बंदे का अलग एक्सपीरियंस होता है और हर एक बंदे का अलग प्रेफरेंस होता है। तो मैं बिगिनर्स लिफ्टर्स को यही बोलूँगा, बिगिनर लिफ्टर्स को, कि आप हर एक्सरसाइज को ट्राई करिए, और हर एक्सरसाइज के बाद आप ये देखिए कि आपको वो एक्सरसाइज क्या आपके माइंड और मसल कनेक्शन को सही से बना रही है, क्या आपके मसल में अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, क्या आप उस एक्सरसाइज को करने के बाद कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। और एक और क्वेश्चन पूछिए अपने से, क्या उस एक्सरसाइज को करने के बाद सोरनेस अच्छी आ रही है कि नहीं। तो ये सोरनेस डायरेक्टली एक इंडिकेटर नहीं होता मसल ग्रोथ का, बट एक समय के बाद आपको पता लगने लग जाता है कि सोरनेस कहाँ हो रही है। अगर मसल में सोरनेस हो रही है और ज़्यादा नहीं हो रही, मतलब यू डिड द अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। अगर हड्डी में सोरनेस हो रही है तो पता लग गया भाई सही एक्सरसाइज नहीं थी, है ना। ज़्यादा सोरनेस हो रही है मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, या फिर कोई और मसल इन्वॉल्व हो गई हो, ये भी हो सकता है। सोरनेस एक अप्रोप्रिएट होती है, और उस सोरनेस को पता लगाने के लिए थोड़ा टाइम जिम में आपको देना पड़ेगा। आप इनफैक्ट अगर आप चलते भी हैं, सिर्फ नॉर्मल वॉक करते हैं, तो वॉक करते टाइम भी आपके जो पैर के काव्स होते हैं और जो शिन के पीछे वाला मसल होता है, सोलियस जिसको बोलते हैं, सोलियस और काव्स के अंदर एक मिनिमम सोरनेस आती है उसके अंदर। अगर आप ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा सोरनेस आएगी, इवन पेनफुल रहेगा वो, है ना। तो वो पेनफुल वाली जो सोरनेस होती है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमको वो लॉन्ग टाइम तक होने में रिकवर होने में वो लॉन्ग टाइम लेती है उसके लिए, है ना। अब देखो, वॉक की बात आई गई है, तो एक स्टडी हुई थी, एक रिसर्च की स्टडी हुई थी शायद 2016 में। उसमें उन्होंने बताया था कि सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ कार्डियो क्या होता है। तो उन्होंने HIIT देखी थी, जुम्बा उम्बा जो भी आप लोग करते हैं वो देखा था, रबाड़ा वगैरह की एक्सरसाइज देखी थी, रबाड़ा या कुछ तो होता है, जो भी होता है वो। और क्या बोलते, रनिंग देखी थी, स्विमिंग देखी थी, साइकिलिंग देखी थी, वॉकिंग देखी थी, जॉगिंग देखी थी, स्किपिंग देखी थी, बहुत कुछ देखा था उन्होंने।
तो उसमें सबसे बेस्ट निकल के आया लोगों के लिए वॉकिंग करना, है ना, क्योंकि वॉक करते समय आप कंपैरेटिवली कम थकते हो और आप ज़्यादा देर तक वॉक भी कर सकते हो आराम से। वॉक करना एंजॉयबल भी होता है। मैं क्या करता था, जब मेरे को वेट लूज़ करना था, तो मेरा एक रूल है, सिंपल रूल है, अगर आपको वेट मेंटेन करना है, ये खाली मेरी बॉडी पर अप्लाई होता है क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है खुद पे, शायद आपकी बॉडी पे भी अप्लाई हो, आप देख सकते हो खुद से एक्सपीरियंस करके, है ना। मान लो अगर मुझे वेट लूज़ करना है तो मैं क्या करता था, सॉरी, वेट मेरे को मेंटेन करना है, हम 3 स्टेज लेते हैं, ठीक है। पहला वेट मेंटेनेंस, दूसरा वेट लॉस एंड तीसरा एक्सट्रीम वेट लॉस, ठीक है। तो जो वेट मेंटेन करना है हमको, इसके लिए मैं क्या करता था, 10 के स्टेप्स मिनिमम पर डे। वेट लॉस करना है 15 के स्टेप्स एंड एक्सट्रीम वेट लॉस करना है तो 20 के स्टेप्स। तो मैं ऐसे किया करता था और मेरा जो फ़ोन है उसके अंदर ही वो स्टेप्स नोट कर लेता है। आजकल तो शायद हर फ़ोन के अंदर स्टेप्स नोट कर लेता है वो। आपको अलग से स्टेप मीटर या फिर जो पीडोमीटर होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा ये रूल था और कहा जाता है कि मतलब मैं क्या करता था, जब मैं पार्क में जाया करता था राउंड मारने के लिए, तो इनिशियली मैं फोकस करता था कि पहला या दूसरा राउंड मैं खाली पार्क को विजुअलाइज करने के लिए लगाऊं, ताकि मेरे को चिड़ियों की जो चहल होती है, सूरज जो उगने वाला होता है या फिर हल्की हवा चल रही होती है, वो मुझे स्किन पे फील हो, मेरे मन को शांत करे, ये सब करता था। लेकिन 2 या फिर ढाई राउंड के बाद मैं बोर हो जाता था, तो फिर मैं म्यूज़िक लगा लेता था या फिर पॉडकास्ट सुनना शुरू कर देता था। एट द एंड ऑफ द टाइम मैंने क्या किया, 2 राउंड लगाने के बाद साथ में मूवी देखना स्टार्ट कर दिया या फिर कोई एपिसोड देखना स्टार्ट कर दिया सीरीज़ का। तो मुझे याद है, मैं हाजिमे नो इप्पो करके आता है एक बॉक्सिंग का एनीमे, उसको देखा करता था। आई थिंक मई या जून की बात है, गर्मियों की बात होगी, जब मैं पार्क में वॉक किया करता था मॉर्निंग में। अच्छा लगता था, मतलब 20 मिनट का एक एपिसोड रहता है और शायद 10 मिनट का एक चक्कर रहता था पार्क का मेरा। हाँ, ऐसे ही रहता था, 10 मिनट का एक चक्कर या फिर 11 मिनट का एक चक्कर रहता था और 1.45 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर मान के चलते हैं, वो 10 मिनट में कर लेता था मैं। और मतलब 2 चक्कर में मेरा एक एपिसोड ख़त्म हो जाता था। तो अगर कोई बिगिनिंग कर रहा है वॉक के अंदर, तो मैं ये तो रिकमेंड करूँगा कि पहले आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को वॉक के अंदर सोक होने का टाइम दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पनीर बनाते हैं ना या फिर आप मीट बनाते हैं, तो मीट को और पनीर को मसाले में जितना ज़्यादा सोक करेंगे उतना ज़्यादा वो फ्लेवरफुल रहेगा, है ना। वैसे अगर आप जितना अपने आप को सोक करेंगे इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, आप उतने ही फ्लेवरफुल बनेंगे। फ्लेवरफुल इन द सेंस कि आप सीरीन रहने वाले हैं। सीरीन का मतलब होता है कि आप शांत होने वाले हैं, आप स्किन अच्छी हो जाएगी, आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे, आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ जाएगी, ये सब चीज़ें होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी है, तो आपका दिल भी अच्छा काम करेगा, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। तो और एक और टिप है कि जब आप वॉक को कंप्लीट कर लोगे ना, तो एटलीस्ट घर पे आके आधा चम्मच या फिर पौना चम्मच नमक, टीस्पून की बात कर रहा हूँ, टेबल स्पून की बात नहीं कर रहा, टीस्पून में आधा चम्मच टीस्पून और थोड़े से पानी के अंदर उसको घोल के पी लीजिएगा, क्योंकि नमक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, Na और Cl होता है, तो वो आपके अंदर जाएगा तो सही रहेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मैं क्या किया करता था, जब मेरे को एक्सट्रीम वेट लॉस करना था, तो मैं मॉर्निंग में शायद 2 घंटा वॉक किया करता था और उससे आने के बाद मैं इलेक्ट्रोलाइट पिया करता था और इलेक्ट्रोलाइट पी के मैं जिम जाया करता था। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोगों को वॉक करने के बाद या फिर एक्सट्रीम कार्डियो करने के बाद वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मसल्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके अंदर। मैंने भी यही चीज़ एक्सपीरियंस करी। मैंने भी जब एक्सट्रीम वॉक के बाद मैंने वर्कआउट किया, तो मेरी मसल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और मेरी बॉडी एनर्जी बनाने के लिए मसल को तोड़ना स्टार्ट कर दिया उसने। इसलिए मेरी थोड़ी मस्कुलैरिटी मेरी कम हो गई थी ड्यूरिंग कट। आप ये चीज़ अवॉइड करना। आप एक काम कर सकते हो, आप वर्कआउट जिम के अंदर करने के बाद आप वॉक करने या फिर रनिंग करने जा सकते हो, तो ये सही रहता है उसके लिए। बाकी अभी ऑलमोस्ट 5:30 बज गए हैं, 5:28 हो गए हैं और मेरे ख्याल से हम लोगों को निकलना चाहिए अभी। तो मैं मिलता हूँ आपसे जिम में, करेंगे चेस्ट। बाय।
Second set. Again this kilo. Let's try the twist. All right. Yes. Oh, fuck. All right. देखो बैक को स्क्वीज करना होता है, बैक को स्क्वीज करना होता है। बस। ऑलराइट, पहला सेट चेस्ट प्रेस 45 kgs.
Second set. Again, 45 kg. Alright, 30 kg. ठीक है जी, सेकंड सेट. एकदम एंगल देखते हो? अच्छा यहाँ पे. ओके ओके, 30 kg. Last set.
नहीं, इसको ड्रॉप बोलते हैं। लेट्स सी कितना पंप आया। ओ माय गॉड, शोल्डर के मसल लग रहे हैं प्लस। आइए तुम आकर वेलकम हो। आई होम क्या आपने होने की सोच रहे हो जाके एंड वी आर बैक एट होम। तो आज जो हमारा वर्कआउट था, मुझे लगता है कि सेकंड बेस्ट वर्कआउट रहा है वो चेस्ट का, क्योंकि हम लोग हैवी से हैवी वेट में भी एक कंट्रोल वे में कर पा रहे थे। मुझे आज की सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइज थी मुझे लगी पेक डेक में। हमारे जो आर्म्स थे वो पूरे पीछे की तरफ स्ट्रेच हुए, और इवन दो वी वर डूइंग 70 kgs, वी वर अप्लाइंग मोस्ट फोर्स व्हेन वी वर स्क्विशिंग आवर चेस्ट। ओके, एक्चुअली जब हम लोग स्क्विश करते हैं ना चेस्ट को, जब कंट्रैक्ट करते हैं तो मसल हम लोग सोचते हैं कि वो कंट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली में कंट्रैक्ट नहीं होती। जो साइड की आर्म्स की मसल होती है ना और पीछे की मसल होती है वो खिंच रही होती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी मसल कभी कंट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि मसल्स हमेशा खिंचती हैं। मान लो अगर आप उनको कंट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो ना, तो जो हमारा चेस्ट है वो दब रहे हैं आपस में, है ना। दबने की वजह से जो इनर चेस्ट की मसल्स हैं वो बाहर की तरफ खिंच रही है, और जो आउटर की चेस्ट की मसल है वो भी बाहर की तरफ खिंच रही है। मतलब उसको ऐसा सोचो, अगर आपके पास बलून है और आपने बलून को, ये आपके पास बलून है इतना बड़ा, है ना, और आपने बलून को ऐसे करके एकदम एंड से पकड़ के ऐसे दबा दिया, है ना, तो क्या होगा, दबे हुए पार्ट में थोड़ी हवा रहेगी और बाकी हवा बड़े वाले पार्ट में आ जाएगी, है ना। तो क्या होगा, इस वाले साइड में और इस वाले साइड में स्ट्रेचिंग हो रही होगी। तो मसल कभी भी कंट्रैक्ट नहीं होती है, मसल हमेशा एक्सपेंड होती है। ये बेसिक साइंस होती है मसल की ग्रोथ के पीछे। तो जब हम जो एक एक्सरसाइज नहीं होती, इसमें डंबल दोनों पास में रख के हम लोग ऐसे वाली एक्सरसाइज होती है चेस्ट वाली, आपने देखी होगी कभी, मैंने भी पहले करता था वो बेवकूफ़ी। तो उस समय भी हमारी मसल कंट्रैक्ट होने की बजाय हमारी मसल साइड से एक्सपेंड हो रही होती है। तो मसल कभी कंट्रैक्ट नहीं होती, मतलब कभी भी आप पुल नहीं करते, हमेशा आप, मतलब कभी भी आप पुश नहीं करते, हमेशा पुल ही करते हो मसल को। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि चेस्ट और ट्राइसेप और शोल्डर पुश के अंदर आता है, और बैक रियर डेल्ट और हमारा बाइसेप्स पुल के अंदर आता है। हम फिर भी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में मसल जो होती है हमारी हमेशा स्ट्रेच ही हो रही होती है। ठीक है, एक चीज़ होती है कि मुझे अपने आप से इसके बारे में बात करनी थी और आपसे भी बात करनी थी कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास प्री वर्कआउट होता है,
ना ही हम लोग कॉफ़ी पिए होते हैं। हमारा मूड हल्का सा मॉर्निंग में ख़राब भी हो सकता है किसी चीज़ की वजह से जो पास्ट नाइट में हुई हो, है ना। जब ऐसा होता है तो हो सकता है कि हमारे वर्कआउट के ऊपर भी इस चीज़ का असर आए, राइट। तो उस समय ये ना सोच के कि हमारा वर्कआउट क्या पता वर्स हो जाए, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि वर्कआउट हमें खुशी देता है। मतलब मुझे तो खुशी देता है, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन जब मैं जिम जाता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है ना। इसको एज अ हॉबी या फिर एज अ लीजर एक्टिविटी आप बोल सकते हो। मुझे तो जिम जाके खुद को देख के मसल बिल्डअप करके खुशी मिलती है ना। इसकी कुछ लोग बोलते हैं कि दे आर जिम फ्रीक, है ना, या फिर बोलते हैं कि जिम ही उनकी लाइफ है, ऐसे करके ना। मतलब इतना भी नहीं है जिम फ्रीक और जिम लाइफ मेरे अंदर, बट मुझे जिम जाके खुशी महसूस होती है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, मेरा प्री वर्कआउट जब मैं चेस्ट के दिन कर रहा होता हूँ, मेरा प्री वर्कआउट खत्म हो जाता है ना, या फिर मेरा कॉफ़ी खत्म हो जाती है, तो मन नहीं करता अंदर से करने का एक्सरसाइज, ऐसा होता है। लेकिन जब हम लोग अपने आप को पुश थ्रू करते हैं उस फेज से भी, तो हम लोग ये पाते हैं कि हम लोगों ने पुश थ्रू करके अपने लिए बेनिफिट किया है, अपने लिए बेनिफिशियल किया है। उस पुश थ्रू करने की वजह से हमारा जो लिमिटर था, इतना सा लिमिटर, वो इतना बड़ा हो जाता है। मतलब हमारा कंफर्ट जोन वो इतना था पहले, फिर इतना हो जाता है उस पुश थ्रू करने की वजह से। लाइफ में भी ऐसे होता है। अगर हम लोग कभी डाउन फील कर रहे होते हैं, कभी किसी का बैड ब्रेकअप हो जाता है, कभी नौकरी छूट जाती है ना, कभी बच्चे कंसीव नहीं हो पाते, है ना, कभी बीमारी हो जाती है, कभी माँ बाप का दुख होता है, मतलब मम्मी पापा को कुछ, कभी किसी का बेटा बेटी होगी, उनसे लड़ाई हो जाती है, फैमिली से लड़ाई हो जाती है, दोस्तों से लड़ाई हो जाती है ना, बिजनेस में कुछ नुकसान हो जाता है ना, कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे उसका हो जाता है, कुछ डिप्रेशन सा, है ना। लाइफ में भी ऐसे होता है। मगर मतलब कि अगर आप लाइफ के भी उस फेज़ में से अपने आप को पुश थ्रू करोगे कुछ भी करके, क्योंकि आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे आप सफल हो जाओगे, आपको पता है ये। हर एक आदमी एट द एंड ऑफ द लाइफ सफल हो जाता है, उसको लगता है उसकी लाइफ मीनिंग में थी। किसी को भी ऐसा नहीं लगता उसके डेथ बेड पे कि उसकी लाइफ बेमतलब की थी, किसी को भी ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने, चाहे आप बार बार फेल भी हो जाओ, है ना, चाहे हम लोग बार बार फेल भी हो जाए, वो फेलियर भी हमको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। और वो सिखाना एक तरीके से, अगर हम लोग सीख जाएं तो एक तरीके से वो लर्निंग है, और लर्निंग ही सक्सेस है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप दिल्ली से आगरा जा रहे हो, है ना, और आपने कौन सा रूट पड़ता है वो, शायद NH 44 पड़ता है या 48 पड़ता है, NH 48 पड़ता है। तो मान लो आप NH 48 पे चल रहे हो, है ना, और इसे आपने दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे ले लिया, है ना। अब मान लो कि आप आगरा पहुंचने ही वाले हो, लेकिन वहाँ पे एक टर्न आया और आप गलती से उस टर्न पे मुड़ गए, और टर्न पे मुड़ने के बाद 2 या 3 किलोमीटर बाद आपको पता लगा आपने गलत टर्न ले लिया, है ना। फिर आप अंडर ब्रिज से घूम के वापस अपने पाथ पे आते हो, क्योंकि आपको आगरा ही पहुंचना था, या फिर आप कोई और रास्ता लेते हो आगरा पहुंचने के लिए। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो जब हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमने गलत रास्ता ले लिया है, और हम लोग ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन आगरा ही थी, तो हम लोग सही पाथ पे निकल लेते हैं। हम लोग अपनी गलती मानते हैं, हमारी गलती थी कि हम लोग लेफ़्ट ले लिए या फिर कोई भी टर्न गलत ले लिया है। उस गलती को मानने के बाद हम लोग अपनी सही दिशा में दोबारा चल लेते हैं। ये जो हमने लेफ्ट टर्न लिया था ना, ये भी हमारे लिए सीख थी। अब जब हम अगली बार वापस आगरा आएंगे ना, तो हम लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि हम लोगों को वहाँ पे लेफ्ट टर्न नहीं लेना। जैसे कि वो हमको बचपन में सिखाया गया था ना कि थॉमस अल्वा एडिसन ने शायद 2000 बार एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और वो 2000 बार फेल हुए थे, जब तक कि वो बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब ना बना पाए, है ना। तो उन्होंने टंगस्टन का फिलामेंट लिया था। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स ट्राई किए थे, लेकिन वो बार बार फेल हो रहे थे। कभी जो बल्ब था वो जल जाता था, कभी जो उसके अंदर की एयर थी वो बल्ब को जल्दी कंबस्ट कर देती थी। तो उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया, उन्होंने उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया, है ना। उन्होंने दूसरा मेटल लिया, कॉपर की जगह उन्होंने गोल्ड ट्राई किया, सिल्वर ट्राई किया, फिर लास्ट में के टंगस्टन पे अच्छा लगा उनको, है ना। शेप अलग अलग ट्राई किया उन्होंने, फिलामेंट अलग अलग ट्राई किया।
गैसेस अलग अलग ट्राई करी। तो जो वो फेल हुए ना, वो फेलियर भी उनके लिए एक सीख थी कि मतलब अगर हमने गैस हाई मतलब एयर के अंदर किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो जल्दी कंबस्ट होता है, वो फेलियर भी सीख होता है। तो उसी सीख से सीख कर जो फायर फाइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी आग लगी होती है ना, तो 3 में से एक काम करते हैं वो, या तो जो ज्वलनशील पदार्थ होता है यानी कि जो चीज़ जो ऑब्जेक्ट जल रहा होता है, या तो उसको वो हटा देते हैं। दूसरा काम करते हैं या तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देते हैं, जैसा जैसे एडिसन ने बताया था, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देते हैं, या फिर जो फ्यूल उसको दे रहा होता है उसको हटा देते हैं। 3 में से एक काम करते हैं वो। तो मतलब हर जो फेलियर होता है ना, वो एक्चुअली फेलियर नहीं होता, वो एक लर्निंग होती है। और एज अ पर्सन मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, इवन दो आई एम वेरी यंग, कि जो जो भी हम लोग लाइफ में फेलियर फेस करें हैं, वो फेलियर हमारे आने वाले पड़ाव पे एज अ बैक बैक सपोर्ट की तरह काम करता है। वो फेलियर, मान लो कि आप जैसे मेरा मेरा एग्जांपल लेते हैं ना, मैं ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता पर मैं फिर भी एग्जांपल देता हूँ। मैंने 12th के बाद मैंने एनडीए का पेपर दिया था, ठीक है। और मैंने पढ़ाई करी थी, ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं थी मुझसे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैथ्स कमज़ोर था उस समय। मैथ्स या फिर मेरा एसएसटी कमज़ोर था शायद उस समय। तो मैथ्स तो सही था मेरा। तो मैं एनडीए का पेपर क्लियर नहीं कर पाया था, मैं 2 अटैम्प्ट दिए थे। उसके बाद मैंने कॉलेज पढ़ा, और कॉलेज के बाद मैंने सीडीएस के लिए तैयारी करी, और सीडीएस में मेरा एनडीए का सिलेबस थोड़ा बहुत काम आया। उसकी वजह से थोड़ा अपने आप को पुश किया मैंने, और मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। हालांकि मैं इंटरव्यू में सक्सेसफुल नहीं रहा। उनका जो 5 दिन का इंटरव्यू होता है मैं उसके गो थ्रू गया, लेकिन मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो वो जो मेरी एक्सपीरियंस थी, अब मुझे आगे की लाइफ में काम आ रहा है। वो मैं कुछ बड़ा एम कर रहा हूँ, उसको एज अ बैक सपोर्ट लेके अपने एनडी की प्रिपरेशन, अपने सीडीएस की प्रिपरेशन, अब ये चीज़ मेरे आगे वाले जो गोल है उसमें काम आएगी, ये मुझे पता है। इसको एज एन एग्जांपल एक और चीज़ देखते हैं। मान लो आप बहुत सालों से पुशअप्स करते आए हो, है ना। आप देखते होगे, आप कोई भी एज में हो, है ना। आप चाहे 16 साल के हो, चाहे 18 साल के हो, इवन दो आप 22 साल के हो सकते हो, 24 साल के हो सकते हो, आपने कभी ना कभी पुशअप्स लगाए होंगे, है ना। कभी ना कभी पुलअप का ट्राई किया होगा, है ना। आपने कभी डिप्स लगाए होंगे वो बार में ऐसे करके, है ना। तो वो जो प्रोसेस था आपका पुशअप लगाने का, पुलअप लगाने का, डिप्स लगाने का, वो एज अ बैकबोन काम करेगा जब आप जिम के अंदर जाओगे। क्योंकि वो जो फेलियर था आपका, मगर आप जो लगा नहीं पाए थे, वो कुछ मसल्स को डेवलप कर चुका है जो आपके जिम में काम आएगी। और अब अगर आप उस पर थोड़ा और काम करोगे तो आप मसल ग्रोथ करेगा उसके अंदर। हाँ, सुबह सुबह थोड़ी बहुत सैडिस्टिक या फिर मोटिवेशन वाली बात कह सकते हैं इसको, बट ठीक है। आज चेस्ट वर्कआउट मेरा काफ़ी अच्छा गया है, और मैंने अपने जो पंप वाला वीडियो है उसको दोबारा देखा, उसके अंदर मेरे एब्स भी अच्छे शेप में आ रहे थे आज। तो मेरा वेट भी अभी कांस्टेंट है 78.5 के आसपास में, और मैं 1.5 kg और एम कर रहा हूँ अपने वेट को। 80 किलो के आने के बाद हम लोग कट करेंगे दोबारा, ठीक है। और कल हम लोग करेंगे बैक, और बैक के साथ करेंगे साइड डेड्स को, जिसको हम लोग लैटरल रेस के साथ करते हैं। और अभी मैं इस वीडियो के बाद, थोड़ी एडिटिंग करने के बाद, उसको पोस्ट करने के बाद, मैं अपने एक दिनचर्या का काम ख़त्म करता हूँ। और एक बात मुझे टिप ये देनी थी, इसके बारे में कल भी बात करूँगा, कि देखिए जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी मसल बिल्डर के लिए, किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए, या फिर किसी भी पर्सन के लिए जो मसल बिल्ड करना चाहता है ना। तो मैंने अपने अंदर पिछले 7-8 महीने में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है, जो मैं पिछले 9 साल में नहीं देख पाया। उस ग्रोथ का नंबर 1 रीज़न था प्रोटीन का। प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट नहीं, प्रोटीन आप खाने में क्या खा रहे हैं वैसा। होपफुली दिस इज वर्किंग, यस। आप खाने में क्या खा रहे हैं वैसा। आप ये सोच के देखिए, अगर आप दिन में ब्रेकफास्ट में पराठे खा रहे हैं, है ना, और दोपहर में आप राजमा चावल खा रहे हैं, रात को आप कुछ खा रहे हैं, है ना। आप ऐसा सोचिए कि आपको हर मील में प्रोटीन सोर्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। आप ऐसा एक बार सोच के देखिएगा। मैंने भी एक बार सोचा, मैंने इसके लिए क्या किया, मॉर्निंग में पराठे खाने के बजाय मॉर्निंग में अंडा खाया मैंने।
दोपहर में मैं राजमा चावल खाने के बजाय राजमा रखा, थोड़ा बहुत प्रोटीन उसमें होता है, और चावल खाने के बजाय मैंने बड़ी बना ली, प्रोटीन उसमें बहुत सारा होता है। रात को मैंने क्या किया, कुछ और खाने के बजाय पनीर खा लिया, फिर कुछ और प्रोटीन का सोर्स खा लिया। तो जो भी मील आप खा रहे हो, अगर उसमें आप हाई प्रोटीन लेते हो तो आपको अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सप्लीमेंट का मतलब यही होता है, वो आपकी मेन डाइट को सप्लीमेंट कर रहा है, मतलब कि आपकी मेन डाइट में एज ए एडिशन काम कर रहा है वो। अगर आपको लगता है कि आपका मेन डाइट में एनफ प्रोटीन नहीं है तो आप सप्लीमेंट लीजिए, ठीक है। बस यही टिप्स थी, तो मैं आपसे कल मिलता हूँ इसके बारे में, ओके, और ढंग से बात करेंगे इसके बारे में। चलिए बाय।